हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस पर स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। और आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 10th मैथ अनसॉल्व पेपर 2020 सेट 2 EMW। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सेट 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं। किसी भी स्टूडेंट ने उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जैसे ही हम कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप लोग वहां से वीडियो को कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं, देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 आपको पढ़ना है का कह रहा है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो यहां पर लिख लेता हूं हल 1 का 1 क्वेश्चन नंबर है आपका ना, तो 1 लिखना है भाई। 1 क्वेश्चन नंबर 2 से 15 तक की सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य। तो आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि 2 से 15 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो सम संख्याएं आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन सी होती हैं भाई। तो यहां पे लिख लेना है 1 से 15 तक की सम संख्याएं। सम संख्याएं आपकी दो क्या है, एक सम संख्या है। जैसा कि आप लोग सम संख्याएं तो जानते ही होंगे जो 2 से विभाज्य होती हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, जिनमें 2 का भाग चला जाता है वो आपकी सारी सम संख्याएं होती हैं। कह रहा है कि समांतर माध्य होगा। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि समांतर माध्य का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहां पे लिखना है कि समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये फार्मूला लगा करके आप इसका गर्दा उड़ा सकते हैं। गर्दा उड़ेगा, एक एक क्वेश्चन का उड़ेगा भाई। तो यहां पर आपको लिखना है कि समांतर माध्य बराबर, देखिए आंकड़ों का योग, आंकड़े आपके कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इन्हीं को ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। 1 से 15 तक के अंतर्गत उनके बीच में आने वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो 1 से 15 तक की पहली सम संख्या, सबसे छोटी अगर सम संख्या की बात करें भाई तो वो आपकी 2 होगी, क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग भी जाएगा और सबसे छोटी सम संख्या भी होगी। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये आपकी सारी सम संख्या, इनका योग करेंगे तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14। अब इन आंकड़ों को गिनना है, आंकड़ों की संख्या मतलब गिन करके उनकी संख्या लिखनी है। कितने हैं आंकड़े, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो यहां पर लिख देना है वटे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी है संख्याएं, 7 हैं। तो अपान में 7 लिखनी है। ये आपकी हैं कौन सी संख्याएं, ये आपकी सम संख्याएं हैं भाई। तो यहां पे लिख देता हूं सम संख्याएं बराबर, सम संख्याएं बराबर आंकड़ों का योग। आंकड़े क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्याओं का योग बटे सम संख्याओं की संख्या। संख्या 1 से 15 तक की। तो यहां पर आप जब इसे ऐड करोगे यानी जोड़ोगे तो कितना होगा आपको देखना है। 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20, 10, 30, 10, 42 और 10, 52 और 2, 54। इन 54 दोबारा एक बार फिर जोड़ लेते हैं। 4, 2, 6, 6, 12, 8, 20 और 10, 20 और 10, 30 और 10, 30 और 10, 40 और 2, 42, 42 और 10, 52 और 4, 56। कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और 7 एक अनुसार 7 अट्ठे 56 बराबर 8 आंसर आ जाएगा। ये आपका समांतर माध्य होगा भाई, समांतर माध्य। अब आपको ऑप्शन में देखना है क्या 8 दिया गया है, जहां पर 8 हो, जिस नंबर पर हो वही नंबर आपका सही होगा। तो ऑप्शन देख लेना है
पहले में 6 दिया गया, इट मीन ये सही नहीं हो सकता। दूसरे में 8 दिया गया, इट मीन ये सही होगा, ये भी सही नहीं होगा और ये भी सही नहीं होगा। कौन सा सही है? 2। तो ऑप्शन 2 पर आपको टिक करना है, लेकिन वहां पे क्या करना है, आपको क्वेश्चन के नीचे लिखना है कि सेकेंड ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन सही है। यहां पे आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, वहीं पे कॉपी के नीचे लिखना है और अब गर्दा उड़ाना है क्वेश्चन नंबर खा का। इसका भी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा भाई। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर खा क्या दे रखा है आप पढ़ लीजिए, तब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। बहुत ही कम समय में आपके क्वेश्चनों का गर्दा उड़वा देंगे भाई। 1 बाय 1 का खा कह रहा है कि यदि sin a बराबर 4/5 है तो tan a का मान होगा, और ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट में 3/5, 5/3, 4/3, 3/4, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहां पर आपको क्या दिया गया है देखना है कि sin a बराबर 4/5 है, tan a का मान पूछ रहा भाई। इसमें देखिए आपको क्या करना होगा कि समकोण त्रिभुज बनाना होगा। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री की हो, वो आपका समकोण त्रिभुज होता है। जैसे ये आपका त्रिभुज है, यहां पर ये एंगल की बात करें भाई तो ये 90 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज में एक कोण 100% 90 डिग्री का होगा और अन्य 2 कोणों का योग 90 डिग्री का होगा, लेकिन वो ये जरूरी नहीं है कि वो 45 के हों, वो किसी भी एंगल के हो सकते हैं, लेकिन दोनों का योग 90 डिग्री होगा। 100% वादे के साथ कहता हूं, लेकिन ये एक कोण 100% 90 डिग्री का होगा, वही आपका समकोण होता है। इसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है भाई, हमेशा कर्ण, समकोण के सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। और आपको क्या निकालना है, sin a। अगर ये आपका a न्यून कोण है, आपने इसे न्यून कोण माना है, तो इसके सम्मुख ये हमेशा जिसे अगर इसे मानते तो इसके सम्मुख ये लंब होता, अगर आपने इसे माना तो इसके सम्मुख ये लंब होगा। आप किसी भी एक एंगल को चाहे इसे न्यून कोण मान सकते हैं। अगर आपने कोण मान सकते हैं, अगर कोण इसे माना तो इसके सम्मुख ये लंब होगा, और ये अगर आपका समकोण 90 डिग्री का है, इसके सम्मुख हमेशा कर्ण होता है। अगर इधर हम नाम की बात करें ए बी सी दे दें तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत ये है भाई कि यहां पर ये हमेशा ए ही रहेगा और ये आपका बी, और इसे आप सी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका न्यून कोण है भाई। ए आपने दे रखा है ऑलरेडी, पहले ही मान लिया है, ठीक है। अगर इसे मानते तो यहां पर ए लिखते हैं, लेकिन आपने इसे माना तो यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको sin a दिया गया है। sin a आपका क्या होता है, sin a लंब बटे कर्ण होता है। आप कहां से जानते हैं? लाल बटे कक्का से जानते हैं। यहां से आप लोग जानते हैं कि जो l बटे k है, ये लाल बटे कक्का यानी कि sin a का मान होता है, और जो आधार बटे कर्ण है ये आपका काहे का मान होता है, ये आपका l बटे के sin a का मान होता है, a बटे के cos a का मान होता है, k बटे a ये आपके sin cos tan a का मान होता है, ठीक है। तो अगर बात करें l बटे k की, तो l बटे k आपका sin a होता है ना। तो l का मतलब लंब होता है। लंब आपको क्या है, यहां पर a मान दे रखा है 4/5। तो अगर लंब की बात करें तो लंब यहां पर l का मान कितना है, 4 है, 4 हो गया। और कर्ण की बात करें तो ये 5 हो गया। और आधार को ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कहां से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर लगाने हैं पाइथागोरस प्रमेय। लगाने पर पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग जानते हैं कि कर्ण क्या है, यही तो है आपका AC का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर AB का स्क्वायर। यहां से आप लोग जानते हो कर्ण आपको 5 का स्क्वायर दे रखा है, आधार और BC यानी कि जो लंब है वो आपको 4 का वर्ग यानी 4 दे रखा है, और AB आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे प्लस AB का स्क्वायर, ये आपका 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ये इधर लाएंगे और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, बराबर AB का स्क्वायर हो जाएगा भाई। अगर यहाँ से 25 से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 25 में से 16 गया 9, बराबर AB का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर AB का स्क्वायर बराबर ये 9 3 का वर्ग होगा, और AB का स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। AB बराबर 3 यानी कि जो आपका आधार निकल के आया है भाई, ये 3 निकल के आया है, ये क्या है, आधार है। आपको tan a का मान ज्ञात करना है। tan a आपका क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार।
तो लंब कितना है यहाँ पर 4 है और आधार कितना है 3 है। तो tan a लंब बटे आधार होता है भाई, यहाँ पर लंब बटे आधार tan a होता है। तो इस तरीके से आप tan a का मान ज्ञात कर सकते हो। यही आपका आंसर है 100%। इसका भी गर्दा उड़ गया। अब यहां पर आपको देखना है कि 4/3 कहां पर दिया रखा है। जो ऑप्शन में 4/3 जहां पे दे रखा होगा वही ऑप्शन सही है। यहां पर 3/5 यानी कि ये सही नहीं है, 5/3 ये भी सही नहीं है, 4/3 यानी थर्ड ऑप्शन सही है, चौथा भी नहीं सही है क्योंकि 3/4 इसका उल्टा दिया गया है ना। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है, tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, cos ए आधार बटे कर्ड होता है। और ये मान आपको साइन ए, cos ए और tan ए और इनके ये 3 याद कर लो, फिर ये तीनों के उल्टे याद कर लो। उल्टे जो होते हैं जैसे साइन ए का cos ए के इसका लंब बटे कर्ड, तो cos ए के कर्ड बटे लंब हो जाएगा, cos ए आधार बटे कर्ड तो इसका उल्टा यानी कि कर्ड बटे आधार हो जाएगा। तो इस तरह से आप इनका मान निकाल करके इसका गर्दा उड़ा सकते हो भाई। तो आगे आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए और उसका गर्दा उड़ाएंगे भाई। ये एक नंबर के क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 70 में 70 आप लोगों का सपना होता है, तो ये नंबर कलेक्ट करना जरूरी होता है भाई। अगर इन्हीं एक नंबर जब हम कलेक्ट करते हैं तभी जाकर के 70 में 70 ला पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ग आपका कह रहा है कि यदि समीकरण आपके मूल बराबर है, समीकरण कितना है 2x² माइनस का 8x प्लस c बराबर 0 है, ये दे रखा है कि मूल बराबर है, तो c का मान पूछ रहा है। आपको ये मालूम होगा कि यदि समीकरण के मूल बराबर होते हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं, तो आप लोग जानते हैं क्या कंडीशन होती है। तो कंडीशन आपने पढ़ी होगी कि b² माइनस का 4ac बराबर 0, यानी कि जो डी का जो फार्मूला होता है आपका, ये b² विविक्त कर का फार्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0 के इक्वल होगा। यहां पर आपको समीकरण दे रखा है। समीकरण क्या दे रखा है, उसने समीकरण 2x² माइनस का 8x प्लस का c बराबर 0 दे रखा है। यही आपका समीकरण है। इसकी आप तुलना कराओगे इस समीकरण से, इसका मानक समीकरण ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0, यहां से इसकी तुलना करोगे तो आपके पास a का मान 2 निकल के आएगा, b का मान माइनस का 8 निकल के आएगा और c का मान c ही निकल के आया, क्योंकि यहां पर भी कांस्टेंट c है और यहां पर भी कांस्टेंट c इक्वल c निकल के आया। और यही मान आपको यहां पर रख देना है। इसे समीकरण अगर 1 डाल दें तो यहां पर लिख देना है समीकरण 1 से, क्योंकि आपको c का मान ज्ञात करना, b² माइनस का 4ac बराबर 0, ये समीकरण 1 है। मूल समान है और यदि कहता है कि मूल समान नहीं है, यदि मूल वास्तविक होते हैं तो b² माइनस का 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, मूल काल्पनिक होता है तो b² माइनस 4ac लेस देन 0 होता है। ठीक है, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये कहा है कि ये वास्तविक होने की कंडीशन है, वास्तविक होने की कंडीशन है, और ये कंडीशन आपके काल्पनिक होने की कंडीशन है। तो यहां पर इसी तरह लेकिन बराबर होने की कंडीशन क्या है, ये है बराबर 0 होगा। तो b का मान आपके पास कितना है, माइनस का 8 है और माइनस 4, a का मान आपके पास 2 है, c का मान c बराबर 0। ये वैल्यू जैसे ही डालेंगे तो 64 माइनस का 8c बराबर 0, इसका पक्षांतर करेंगे 64 बराबर इधर प्लस का हो जाएगा 8c हो जाएगा। यहां पर आपको क्या लिखना है, 8c बराबर आपका निकल के आया 64, c बराबर 64/8 कर दोगे, 8 8 64, यानी c का जो मान निकल के आया है वो कितना है, वो 8 है और c का ही मान पूछ कह रहा है, तो c का मान होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट 2 है यानी कि सही नहीं है, ऑप्शन सेकंड भी नहीं सही है, ऑप्शन थर्ड भी नहीं सही है। सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4, इस पर टिक लगा देना है, यानी कि लिख देना है क्वेश्चन के नीचे, अतः विकल्प 4 सही है। ठीक है, तो विकल्प 4 का मान कितना है, 8 है, लिख देना है, क्योंकि आपको टिक लगाने के लिए वहां पर नहीं कहेगा, वहां पर आपको लिखना होगा कॉपी के नीचे, क्योंकि हाई स्कूल का एग्जाम है, रिटन एग्जाम होता है तो आपको लिखना होता है। ठीक है, तो यहां पर अगला क्वेश्चन घा है, इसका भी गर्दा उड़ाएंगे भाई। मैंने बोला है ना कि एक एक करके सारे क्वेश्चन का गर्दा उड़ेगा, लेकिन बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। रफ कर देता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर घा पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, क्योंकि पढ़ना जरूरी होता है। क्वेश्चन जब पढ़ोगे नहीं तो समझोगे क्या भाई, है ना। तो घा देखिए, घा क्या कह रहा है कि बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो पहले आपको फार्मूला आना चाहिए कि मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्या होते हैं। तो आपको बताता हूं, आप लिख लीजिए एक लाइन कि मध्य बिंदुओं के जो निर्देशांक होते हैं भाई, मध्य बिंदुओं के निर्देशांक वो ये होते हैं बराबर x1
प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस का y2 अपान 2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं भाई। और मध्य बिंदु एक आपको क्या दी गई है, एक मिलाने वाली रेखा दी गई है, ये पॉइंट ए है, मान लिया है नहीं, दिया नहीं गया, ये पॉइंट बी है, इसके निर्देशांक -2,6 दे रखे हैं, कितने दे रखे हैं, -2,6, इसके निर्देशांक आपको -2,10 दे रखा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इस जो रेखा है इसके मध्य बिंदु मान लिया ये है, मध्य बिंदु मान लिया ये P है और इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखिए P C, D के निर्देशांक P C, D मान लिए हैं क्योंकि अभी ज्ञात नहीं है ना, तो इसके निर्देशांक क्या होगा, देखिए P मतलब इसके P C, D इसके निर्देशांक मान लिए हैं, तो C, D के स्थान पर x1 प्लस x2 अपान 2, क्योंकि ये फार्मूला होता है भाई y प्लस ए यानी कि y1 प्लस y2 अपान 2 डाल देना है। क्या डालना है कि x1 आप इसे मान लेना, y1 इसे मान लेना, इसे x2 मानना और इसे y2 मानना। तो यहां पर देखना है आपको कि क्या देखना है, आपको बताएंगे कि यहां पर x1 का मान -2 है, प्लस का x2 का मान आपके पास ये भी -2 है अपान 2 कामा y1 का मान कितना है 6 है और प्लस y2 का मान 10 है अपान 2, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या देखना है, ये P है, यहां पर -2 और प्लस माइनस का 2/2 हो जाएगा, ये आपका 10 और 6 16/2 हो जाएगा। अगर इसे जोड़ने की बात करें भाई तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर देखिए -4 हो जाएगा अपान 2 है ना, तो अपान 2 हो जाएगा, यहां पर 2 8 16 8 आ जाएगा, यहां पर इसे कैंसिल कर देंगे। तो इसके जो निर्देशांक आ गए हैं वो कितने हैं भाई, वो -2,8 हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक P C, D कितने हैं, -2,8 निकल के आया है भाई, यही आपको ज्ञात करना था। तो यहां पर लिख देना है कि अतः बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, -2,8 निकल के आया, ठीक है। इस तरह ऑप्शन में देखना है कहां पर, यानी कि पहला सही नहीं है, दूसरा भी नहीं सही है, तीसरा भी नहीं सही, तीसरा सही है -2,8, इसी पर टिक लगाना, चौथा भी नहीं सही है। तो क्यों नहीं सही है भाई, क्योंकि इनका मान -2 -8 के बराबर सही नहीं है, केवल एक ही विकल्प का मान -2,8 है, इसीलिए ये सही है भाई, इसीलिए सही है। कॉपी के नीचे लिख देना है उसके क्वेश्चन के आगे कि अतः घा का क्वेश्चन नंबर यानी विकल्प नंबर 3 सही है और उसका मान -2,8 है, लिख देना है। तो गर्दा उड़ेगा, अगले क्वेश्चन का भी भाई उड़ेगा। तब तक इसको आपको अगला क्वेश्चन पढ़ना है, इसको रफ कर देता हूं। अगर भाई मजा आता हो तो कमेंट में लिखना है जय महाकाल, बुलाओ ऐसा लाल जो लगाए पेपर के सारे सवाल। भाई 100% पेपर के सारे सवाल लगवाएंगे, आपके गारंटी से लगवाएंगे भाई, वादे के साथ कहता हूं। 70 में 70 आपका सपना दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे नहीं, आपको ऐसा बना देंगे कि आप 70 में 70 लाओगे भाई, वादे के साथ कहता हूं। घ नंबर देखिए कौन सा है, कह रहा है आकृति में TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं। ये देखिए आपको क्या दे रखा है, ये वृत्त दे रखा है कोई, ठीक है। ये इसका केंद्र है O है और यहां पर ये इसका कोई मध्य बिंदु यानी बाह्य बिंदु T है और ये इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये बिंदु और यहां पर क्या दे रखा है आपको वो भी बताएंगे। ये बिंदु आपको दे रखा है क्या है, P है, और ये बिंदु आपको दे रखा है Q है, और ये एंगल भी आपको दे रखा है O 110 डिग्री का है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि यदि POQ, ये POQ ये आपको दे रखा है, POQ दिया है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, ठीक। ये POQ दे रखा, तो कोण PTQ कह रहा है कि ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है भाई, यहां पे लिखना है ज्ञात करना है कोण PTQ, यानी कि ये एंगल जो T है, जो बीच वाला एंगल होता है, यही सॉरी ये P नहीं कि T है, बीच वाला जो एंगल क्या है
टी है, यही भाई दिया होता अगर कोण में लिखा हो, जो बीच में हो वही एंगल दिया होता। अगर इसकी बात करें यहाँ पर पीओ क्यू, पीओ बीच में है ना, तो बीच में ये वाला ओ जो है ये आपको दे रखा है, कितना है 110 है। और आपको ज्ञात क्या करना है, पी टी क्यू यानी कि जो टी है ये वाला एंगल ये ज्ञात करना है, ठीक है। यहां पर आप अगर देखते होगे, आपने एक प्रमेय सिद्ध की होगी कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं से खींची गई त्रिज्याओं पर लंब होती है। केंद्र ओ से डाली गई जो त्रिज्याएं होती हैं वो इस पर लंब होती हैं। ये दो क्या हैं, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ये क्या, ये त्रिज्याएं हैं और ये त्रिज्या इस पर लंब होती है। मैं नहीं, प्रमेय कहती है। आपने प्रमेय प्रूफ की होगी, नहीं किए तो सीख लीजिए कि ये कोण 90 डिग्री के होते हैं। आपको ये कोण ज्ञात करना है। अब आपको इसमें 1 2 3 4 भुजाएं हैं, इट मीन्स क्या हो गया कि ये चतुर्भुज बन गया। क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया। और आप लोग जानते होंगे, यहां पर देखिए, यहां पर चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है भाई। यहां पर आपको ये कोण यानी कि ये एंगल ज्ञात करना है। कोण P दे रखा है, तो यहां पर कोण P प्लस कोण O प्लस का कोण ये Q प्लस कोण T, ये चारों कोण है और चारों का योग एक 360 डिग्री होता है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इट मींस कोण P, कोण O, कोण Q, कोण T चारों का योग 360 डिग्री होता है। कोण P आपको 90 डिग्री का है, कोण O 110 डिग्री का है, कोण Q भी 90 डिग्री का है। यहां पर कोण T आपको फाइंड करना है बराबर 360 डिग्री, क्योंकि कोण T ही तो निकलवा रहा है ये वाला कोण ना, यही ज्ञात करना है। ज्ञात करेंगे भाई, इसे ऐड कर देना है। जब ऐड मींस जोड़ोगे तो 90 90 180 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस का कोण T बराबर 360 डिग्री। इसे जब जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 290 डिग्री प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। अगर कोण T की बात करें भाई तो इसका पक्षांतर कर देंगे और ये माइनस का 290 डिग्री हो जाएगा। इससे ये माइनस करेंगे तो भाई कितना आएगा, ये कितना बचेगा आपके पास, 290 360 से घटाओगे तो 0 और 16 में से 9 गया, 8 और 1 9, 1 1 2 ठीक है भाई, इतना ही आएगा। और अगर इसे घटाएंगे 0 से 0 गया 0, यहां पे 16 में से 9 गया 7 बचा, 2 में से 2 गया, यानी कोण T जो निकल के आया है ये आपका 70 डिग्री है। 70 डिग्री यानी कि ये एंगल भी आपने फाइंड कर लिया, कितना है 70 डिग्री है। ऑप्शन देखना, ऑप्शन भाई, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर था ना भाई, हाँ ही था। तो ऑप्शन में आपको देखना है कि कौन सा है। फर्स्ट तो सही नहीं है, सेकंड आपका सही है, क्योंकि ये भी इसका मान भी 70 है, थर्ड भी नहीं सही है, फोर्थ भी नहीं सही। क्यों नहीं सही है, क्योंकि इनका मान 70 नहीं है भाई। आपको लिखना है कॉपी में, इस तरह गर्दा उड़ेगा, 4 नंबर का भी उड़ेगा भाई, इसका भी गर्दा उड़ाते हैं। बस आपको इंतजार करना है, थोड़ा सा रफ कर देता हूं। आप लोग क्या करते रहिए, कॉपी में क्वेश्चन भाई 1-1 नंबर के हैं, तो आप चाहो तो नोट कर सकते हो, क्योंकि भाई जब बहुत ही गहनता से पढ़ोगे तभी भाई जाकर के आप 70 में 70 लाओगे। अगला क्वेश्चन है आपका चा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है, लिख दिया। कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए भाई आपको डीपली समझा देता हूं। ये आपका बेलन है, क्या है, बेलन है। ये बेलन का आधार होता है, क्या होता है, आधार। ये भी अगर ये भी आधार ही होता है। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल है, जो ये क्षेत्रफल है वो आपको दे रखा है 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है। और कह रहा है कि इसके आधार का व्यास यानी कि ये व्यास ज्ञात करना, व्यास। तो भाई इसके आधार का व्यास ज्ञात करना है। और जो इसका जो क्षेत्रफल और आधार का, बेलन के आधार का क्षेत्रफल की बात करें भाई, बेलन के आधार की अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहां पर लिखना है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। बेलन का जो आधार होता है भाई, आपने देखा होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आपने
एक पाइप देखा होगा, पाइप 4 इंची पाइप होती है, 6 इंची भी पाइप होती है, 8 इंची भी पाइप होती है। अगर पाइप का थोड़ा टुकड़ा ले लें आप, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर का टुकड़ा ले लें, तो उसका जो ये गोल होता है ना, एक तरफ पाइप की गोल पाइप की बात करें तो पाइप का जो निचला सिरा होता है वो एकदम बिल्कुल गोल होता है। गोल कैसा होता है? बिल्कुल वृत्त की तरह ऐसा होता है ना, बिल्कुल गोल होता है। तो अगर यदि इसका क्षेत्रफल की बात करें तो ये वृत्त के आकार का होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, दोनों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होगा। क्यों? दोनों वृत्त के आकार के बिल्कुल गोल होते हैं। और यदि इसके बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन के सिरों का क्षेत्रफल यानी आधार का क्षेत्रफल होता है। और यदि इसी में इसकी ऊंचाई का गुणा कर दिया जाता है, अगर मान ली कि इसकी ऊंचाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई का गुणा कर दो, यानी 5 का गुणा कर दो, तो ये क्या 5 पाई आर स्क्वायर, ये पूरे का क्षेत्रफल निकल आएगा। पूरे का क्षेत्रफल का मीन्स पूरे का आयतन हो जाएगा। लेकिन यहां पर ज्यादा नहीं समझना है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल आपने समझ लिया है कि ये पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल है। वो बराबर दिया भी गया 9 पाई है, पाई से पाई कैंसिल कर दिया गया, आर स्क्वायर ये 9 है, 9 ये 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। कहने का मीन से यदि इस त्रिज्या की बात करें भाई, यहां से यहां तक की दूरी ये 3 सेंटीमीटर के निकल, यहां से यहां तक की दूरी, ये भी त्रिज्याएं सेम होती भाई, 3 सेंटीमीटर निकल के आई। और यदि इसके व्यास पूछ रहा, कह रहा व्यास ज्ञात कीजिए, तो व्यास क्या होता है भाई? व्यास को हमेशा d से लिखते हैं, और व्यास बराबर 2r, यानी कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, क्योंकि यहां से यहां तक की त्रिज्या 3 है, पूरे की बात करें तो 2r हो जाएगा ना। अगर यहां से यहां तक r है तो इट मींस 2r हो जाएगा। तो 2r का मान कितना है? 3 है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्या है? ये व्यास है, d है। तो इट मींस ऑप्शन में जो आपको 6 सेंटीमीटर, पहला नहीं सही है, दूसरा भी नहीं सही है, तीसरा भी नहीं सही है, चौथा ऑप्शन सही है। और इस तरह आप इसका गर्दा उड़ा सकते हो एक एक करके। अगली क्लास में मैं आपके लिए लेकर के आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, और वीडियो को अंत तक पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में इसी नए और नए जोर शोर के साथ।